नमस्ते। सोर्स मटेरियल के इस डीप डाइव एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नीट परीक्षा लीक का पूरा पेपर ट्रेल। बिना कोई वक्त बर्बाद किए चलिए सीधे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर हुआ क्या था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 180 में से 135। यही वो नंबर है जहां से इस पूरी कहानी में ट्विस्ट आता है। इस पूरी जांच की शुरुआत कैसे हुई? केरल के एक मेडिकल छात्र ने सीकर के एक हॉस्टल मालिक को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था। इस मैसेज में एक तथाकथित गैस पेपर था और जब 2 मई 2026 की परीक्षा के बाद इस गैस पेपर को असली पेपर से मिलाया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। 180 में से पूरे 135 सवाल बिल्कुल हूबहू मैच कर रहे थे। एक कॉमा या फुल स्टॉप तक अलग नहीं था। है ना हैरानी की बात? तो आइए इस एनालिसिस के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पेपर ट्रेल की ट्रैकिंग। देखते हैं कि कैसे ये पेपर भौतिक रूप से राज्यों की सीमाएं पार करते हुए आगे बढ़ा और इसकी कीमत कैसे आसमान छूने लगी। सोर्स के मुताबिक जो तकनीक यहाँ इस्तेमाल की गई ना, वो सच में हैरान करने वाली है। महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से एक मेडिकल छात्र ने 5 लाख रुपए देके क्वेश्चन पेपर की फिजिकल कॉपी खरीदी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसे सिर्फ किसी आम मोबाइल कैमरे से स्कैन नहीं किया गया। मॉनिटरिंग सिस्टम से बचने के लिए बाकायदा हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स और आउटस्कर्ट्स में बनाए गए शैडो सर्वर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। अब इस पेपर के सफर को देखिए। नासिक में डिजिटाइज होने के बाद ये पेपर पहुंचता है सीधा गुड़गांव। वहां इसे शक से बचाने के लिए 410 सवालों के एक बड़े गैस पेपर में छिपा दिया गया। कीमत सुनेंगे? 15 लाख रुपए। फिर 26 अप्रैल को यह 30 लाख रुपए में राजस्थान पहुंचता है और देखते ही देखते 29 अप्रैल तक सीकर में एक एजेंट इसे छात्रों को 50,000 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से बेचने लगता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, नेटवर्क का पर्दाफाश। जब अधिकारियों को धीरे धीरे इस लीक के इतने बड़े पैमाने का एहसास होना शुरू हुआ तो उनका रिएक्शन कैसा था, आइए देखते हैं। शुरुआत में क्या हुआ, सीकर की लोकल पुलिस के पास जब सबसे पहले शिकायत पहुंची तो उन्होंने इसे बस एक अफवाह मानकर टाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब मामला स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी के पास गया तो उन्होंने एक बहुत ही छोटी लेकिन अहम चीज नोटिस की, व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग। उस एक छोटे से टैग ने सारी पोल खोल दी और ये साफ हो गया कि ये पेपर अंतर्राज्यीय स्तर पर कितने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। और अब आता है वो फैक्ट जो शायद इस पूरे एनालिसिस में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। 1 महीना। जांचकर्ताओं ने पाया कि ये लीक हुआ पेपर परीक्षा से पूरे 1 महीने पहले ही कुछ लोगों के हाथों में पहुंच चुका था। जरा सोचिए, 1 महीने तक ये पेपर सिस्टम के भीतर घूमता रहा और किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। चलिए अब बढ़ते हैं इस एनालिसिस के तीसरे हिस्से की ओर, इनकार और कथित कनेक्शन। सोर्स ने यहाँ आरोपी नेटवर्क को लेकर कुछ बहुत ही विशिष्ट आरोप और हैरान करने वाले संयोग बताए हैं। सोर्स मटेरियल के अनुसार अगर हम मुख्य आरोपियों की बात करें तो बीवाल ब्रदर्स अक्सर राजनीतिक होर्डिंग्स पर नजर आते हैं और उनकी राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ भी तस्वीरें हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया, नेटवर्क को 1 महीने पहले ही लीक की जानकारी थी और एक बहुत ही बड़ा संयोग ये भी है कि आरोपी परिवार के ही 4 सदस्यों ने पिछले साल नीट की परीक्षा पास की थी। याद रखिए, हम यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम बस निष्पक्ष रूप से उन ढांचागत विसंगतियों को सामने रख रहे हैं जो सोर्स ने हाईलाइट की हैं। और इसी बीच एक अलग ही उलझन चल रही है। अथॉरिटीज के बयान आपस में ही नहीं मिल रहे हैं। राजस्थान के जांचकर्ता मजबूती से दावा कर रहे हैं कि इस लीक का असली केंद्र नासिक है। वहीं दूसरी ओर नासिक के डीसीपी कह रहे हैं कि ये सब बेसलेस अफवाहें हैं और पेपर तो वहां छपा ही नहीं था। ये साफ दिखाता है कि कैसे राज्य एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं जबकि असल जांच कहीं न कहीं अटकी हुई है। इस पूरे विवाद के बीच एनटीए के महानिदेशक का ये बयान काफी गौर करने वाला है। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ था, कोई भी पेपर मार्केट में नहीं आया। सोर्स इस लॉजिक का काफी गहराई से विश्लेषण करता है। मतलब उनके अनुसार 180 में से 135 सवालों के मैच होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा पेपर लीक हुआ है। ये बयान सिस्टम की जवाबदेही पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और सबसे निराशाजनक बात क्या है, ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। 2024 के उदाहरण को ही ले लीजिए।
पहले परीक्षा से पूर्व पेपर सर्कुलेट हुआ, फिर कुछ छात्रों को बिना किसी स्पष्टीकरण के ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, जिससे 67 छात्रों ने परफेक्ट स्कोर हासिल कर लिया। खूब विरोध प्रदर्शन हुए, सीबीआई जांच बैठी, लेकिन अंत में क्या हुआ? कोई ढांचागत सुधार नहीं। सोर्स का तर्क बिल्कुल साफ है, ये एक सिस्टम की नाकामी है जो बिना किसी जवाबदेही के बार बार दोहराई जा रही है। तो आखिर इस सब की असली कीमत किसने चुकाई? आइए हमारे चौथे हिस्से में इसे समझते हैं, खासकर उस दिन के संदर्भ में जब परीक्षा आधिकारिक तौर पर रद्द की गई थी। ये आंकड़े ना पूरी सच्चाई बयां कर देते हैं। एक तरफ वो 1% से भी कम लोग हैं जिन्होंने कथित तौर पर पैसे देकर अपना रास्ता बनाया, और दूसरी तरफ है 99%, यानी वो 22 लाख छात्र जिन्होंने अपना समय, अपनी नींद और अपनी मानसिक शांति का बलिदान दिया। और अब उन्हें दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये फासला सच में बहुत तकलीफदेह है। और यही वजह है कि अब हमारा सोर्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी सलाह की ओर बढ़ता है: वैकल्पिक करियर अपनाना। ऐसे सिस्टम में प्लान बी होना क्यों ज़रूरी है, आइए देखते हैं। सोर्स ने यहाँ एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक बात कही है। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ें। एक्सीलेंस का पीछा करें, सफलता खुद आपके पीछे आएगी। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आपका भविष्य या आपकी सफलता सिर्फ एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम तय नहीं कर सकता। काबिलियत उससे कहीं बढ़कर है। आज के समय में अवसरों की कोई कमी नहीं है। डेटा साइंस, यूआई डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और क्लाइमेट रिसर्च जैसे न जाने कितने शानदार करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। ये सभी तेज़ी से बढ़ते हुए और अच्छी सैलरी वाले फील्ड्स हैं। और सबसे अच्छी बात, इनमें से किसी के लिए भी आपको नीट पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन ऑप्शंस को गहराई से समझने के लिए सोर्स ने एक 100 करियर पीडीएफ गाइड का भी जिक्र किया है। ये गाइड अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, ताकि ये पता चल सके कि असल में किस काम में आपकी दिलचस्पी है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और ठोस टूल है अपना खुद का प्लान बी या प्लान सी तैयार करने के लिए। तो जाते जाते हम आपको एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। क्या इन ढांचागत खामियों को कभी पूरी तरह से ठीक किया जाएगा, या फिर अपना खुद का एक सिस्टम प्रूफ प्लान बी बनाना ही आज के वक्त का इकलौता और असली समाधान है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। सही जानकारी और रणनीति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे साथ इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।